Hello everyone and welcome to Success Sagar with Ravi. दोस्तों, thank you very much for your love, your affection, your appreciation and your compliments. CPO SI 2020 and SSC CGL Mains 2019 की ये दूसरी प्रैक्टिस वीडियो है। पहले वीडियो में आपके लाइक, आपके कमेंट्स देख करके काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यू गाइज आर द सोर्स ऑफ माई एनर्जी। तो आपको जो भी डाउट्स हों वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको क्या लगता है कि वीडियो को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? अगर ऐसा कोई सजेशन हो आपके पास तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी। आप शेयर करिए ताकि वीडियो की क्वालिटी को और इंप्रूव किया जा सके। आपकी डिमांड क्या है उसे बताइए ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल बनने वाली है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, शेयर कर लीजिए जितने भी ग्रुप में आप हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स पा सकें। आप देखेंगे कि स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे इसी से। क्वेश्चन ये है कि इसी से क्यों करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और वो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जेरंड का। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें जितना अच्छा एक्सप्लेन हो सके मैं करूँ। जेरंड क्या होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये दोनों बातें हुई थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इन्फिनेटिव्स आर जनरली यूज्ड। अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूँ कि ये जो इन्फिनेटिव एंड जेरंड हैं, दे आर द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं और इन्हीं को सेमी वर्ब्स भी कहा जाता है। ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? इसे कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है फ्यूचरिस्टिक इवेंट के लिए और जेरंड यूज़ किया जाता है विद द मेन वर्ब। विद द मेन वर्ब। व्हाट डज इट मीन विद द मेन वर्ब? विद द मेन वर्ब का मतलब ये हो गया कि चूंकि ये तो सेमी वर्ब्स हैं, इन्हें अगर आपने किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया तो इन्हें सेमी वर्ब्स कहा जाएगा, इन्हें मेन वर्ब नहीं कहा जाएगा। तो जो कोई भी मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब के बाद का अगर कोई एक्शन हो, यानी फ्यूचरिस्टिक इवेंट हो आफ्टर द मेन वर्ब, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ब इन इन्फिनेटिव फॉर्म। लेकिन अगर वही वर्ब मेन वर्ब के साथ का हो तो हम उसको लिखेंगे जेरंड फॉर्म में। इट मीन्स दैट शुड बी रिटन इन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। अब बात यह आती है कि ये जो मेन वर्ब है, क्या जेरंड्स को हम यूज कर सकते हैं बिफोर द मेन वर्ब के लिए भी? बिफोर द मेन वर्ब्स। क्या जेरंड को मेन वर्ब के पहले वाले एक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग इट। यहाँ पे इसे चूज करने से पहले आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि फ्यूचरिस्टिक इवेंट है तो ये तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के जेरंड की बात करते हैं तो हमें जब मेन वर्ब के साथ वाले किसी एक्टिविटी को रेफर करना हो तो हम वहां पर यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। साथ ही साथ किसी ऐसे एक्टिविटी को बताना हो जो कि कोई मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के वो पहले ही हो चुका हो, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं जेरंड को। यानी कि दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने ये याद कर लिया हो गया। क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक जगह ये पॉसिबल है? तो आंसर है नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे ये मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब के साथ वाले एक्शन को शो करता है और किस जगह पे ये मेन वर्ब के पहले वाले एक्शन को शो करता है? दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, ये आपको उस मेन वर्ब से ही पता चलेगा कि वह मेन वर्ब किस तरीके का है। जैसे मैंने वांट की बात की, आई वांट, तो वांट तो मैं पहले चाहूंगा, उसके बाद करूंगा। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ इन्फिनेटिव। दूसरा, अगर मैंने एंजॉय की बात की, एंजॉय की अगर मैं पर्टिकुलर जो कि वर्ब मैंने यूज किया था जिसपे कंफ्यूजन आया उस बच्चे का, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे, उसने कहीं कोई वीडियो देखा था जिसमें यह बताया गया था कि एंजॉय के साथ जो एक्टिविटी होती है वो साथ वाली भी होती है, पहले वाली भी होती है। आप खुद सोचिए कहाँ देखा, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जस्ट अप्लाई द लॉजिक। आप खुद इसे समझिए कि क्या है कि जो एंजॉय आप क्या करते हैं? जो इसके साथ हो रहा हो, आप मूवी देख रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जैसे कि यू आर एंजॉइंग माई वीडियो, यू आर
enjoying my teaching style, I enjoy teaching, I enjoy swimming, I enjoy playing, कोई भी हो तो जो एक्शन इसके साथ का होगा उसी को हम जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे। इसके पहले वाले एक्शन को एंजॉय वर्ब के साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही वर्ब के नेचर को आपको पहचानना होगा कि कौन सा वर्ब क्या है। इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आगे कुछ और भी वीडियोज आएंगे प्रैक्टिस के, क्योंकि एक बहुत लंबी सीरीज होने वाली है एग्जाम तक आपके, तो उसमें कहीं ना कहीं इनके भी क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें डिटेल में काफ़ी डिस्कस कर लिया जाएगा, या फिर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उनकी टेंशन न लें। हालांकि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज नॉट थियरी ओनली, इन पे क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड करना अच्छा समझा आज के लेक्चर में। तो ये हमें पहचानना है, ये फिक्स नहीं है कि हर एक के साथ ये लॉजिक फॉलो हो। ये वर्ब, मेन वर्ब क्या लिखा हुआ है उसको देख करके आपको पहचानना पड़ेगा कि जेरंड किस समय मेन वर्ब के पहले वाले एक्शन को शो कर रहा है और जेरंड किस समय मेन वर्ब के साथ वाले एक्शन को शो कर रहा है। इसके लिए आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड द वर्ब इज फॉरगेट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉरगॉट, ही फॉरगॉट वो भूल गया, ही फॉरगॉट वो भूल गया। अब अगर बात किया जाए तो क्या भूल गया, यहाँ पे लिखा गया क्या भूल गया, टू मीट मी, और दूसरे में लिखा गया मीटिंग में। तो मुद्दा ये है कि टू मीट मी सही है या फिर मीटिंग में सही है, तो द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। अब देखें, इन्फिनेटिव का मतलब है फ्यूचरिस्टिक इवेंट। फ्यूचरिस्टिक इवेंट मीन्स व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर द मेन वर्ब, एंड हियर द मेन वर्ब इज फॉरगॉट। व्हाट इज द मेन वर्ब, फॉरगॉट, भूल गया। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या, अभी ये एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट है, एंड इफ इट इज अ फ्यूचरिस्टिक इवेंट इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर द मेन वर्ब, और अगर ये मेन वर्ब के बाद ही होने वाला है तो जाहिर सी बात इसका ये मतलब है कि ये वाला काम अभी हुआ ही नहीं है, वो भूल गया टू मीट मी। इट मीन्स उसने और मैंने एक प्लानिंग की थी कि हमें मिलना है और वो आया ही नहीं, वो भूल गया, यानी कि वो मिलना भूल गया, यानी कि मिलने नहीं आया। What about the second one? अब यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग ये निकल रही है बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि ये मीटिंग मी जब आप फॉरगॉट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। देखिए कंफ्यूजन्स अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक ये डिसाइड करते हैं कि आगे मैं कौन से लेक्चर को लेकर के आऊँगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं क्या समझने वाला। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ये मीटिंग, तो अब इसका मतलब है कि अब हम इसे क्या माने, हम इसे साथ वाला एक्शन माने या फिर मेन वर्ब के पहले कि ये काम हुआ वो काम ही भूल गया, क्या माने, क्या दोनों मान लें यहाँ पे? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हियर यू हैव टू यूज योर ब्रेन, आपको अपने लॉजिक को यूज करना। इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, तो इतनी खोपड़ी यूज करनी पड़ेगी आपको। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, अब अगर मैंने मीटिंग की बात की यहाँ पे और आप बोलते हैं कि नहीं सर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ विद द मेन वर्ब, इट इज नॉट पॉसिबल हियर। क्यों? अगर कोई काम मेन वर्ब के साथ चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि उसी काम को भूल गए, तो भूल कैसे गया, भूल गए तो कर कैसे रहे हैं, यानी कि इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मीनिंग, इस मीनिंग की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब यही बन रहा है, क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो करते ही करते भूल जाएं उसको, वो तो चल ही रहा है, याद है तभी तो उस एक्टिविटी को कर रहे हैं अपना। लेट अस टॉक अबाउट दिस सेकंड मीनिंग बिफोर द मेन वर्ब। अब बिफोर द मेन वर्ब का मतलब है कि ये हो चुका है। तो कई बार ऐसा होता है रास्ते में आप किसी के साथ जा रहे हैं, मिले आए, ट्रेवलर हैं आप एक, और 1-2 महीने के बाद मिलते हैं तो दूसरे बंदे को याद है, वो बोलता है कि यार आपको याद है कि हम लोग दिल्ली में मिले थे, पुणे में मिले थे, मुंबई में मिले थे। आप बोलते यार मैं आपसे मिला था, याद तो नहीं आ रहा मुझे। तो यही है कि यू फॉरगॉट मीटिंग मी इन दिल्ली, कि आप मुझे भूल गए, मतलब ये भूल गए आप कि हम लोग दिल्ली में मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इस वजह से मैंने इस कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर दिया। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक हर एक जगह लग जाए, ये आपको पहचानना पड़ेगा वर्ब के नेचर से, धीरे धीरे आप इन बातों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जिसके लिए ये मैंने क्लास बनाई है। ये क्वेश्चन तब तक पढ़िए आप, मैं बोर्ड को इतने देर में क्लीन करता हूं, फिर देखते हैं कि क्या इनमें करना है। आप कोशिश करिए कि आप ये सॉल्व कर लें, क्योंकि फाइनली समझना तो आप ही को है, पूरा मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा तो मतलब क्या। और सीपीओ एसआई के पेपर होने में भी आपके पास जो है कि यही 2 से ढाई महीने का समय है। एसएससी के लिए भी समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, मेंस के लिए। अच्छा, जो लोग मेंस देने जा रहे हैं वो लोग अपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी रेडी करते रहें, क्योंकि समय नहीं है इस बार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, कोरोना पीरियड है, एक्सक्यूजेज अगर देंगे तो एक्सक्यूजेज ही देते रह जाएंगे, तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सक्सेस पहले से की गई तैयारियों का रिजल्ट होता है और बिना वैसी तैयारी की असफलता निश्चित है। समझ में आई बात? तो तैयारी पहले से करिए। ज़्यादातर आप में से मुझे कॉल मैसेज करते हैं कि सर इसको 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। 2 महीने में तो कंप्लीट कर दूंगा, समझोगे क्या तुम? तो 2 महीने वाला काम नहीं, तैयारी करते रहिए। जब भी एग्जाम आए बैठिए, एग्जाम निकलेगा आपका। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्या है ये? एरर डिटेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये CPO-SI 2019 का क्वेश्चन है। तो आपके सामने मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जिनमें थोड़े एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे ही हर एक कुछ क्वेश्चन को मैंने नहीं रख दिया कि आप देखते ही आंसर कर दें। तो हो सकता है इसका भी आंसर आप कर दें, लेकिन इसका लॉजिक शायद आपको ना पता, तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। इसका आंसर तो पता ही होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ दूं मैं। माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। 4 ऑप्शंस आर गिवन। इनमें से बताना है कि विच पार्ट हैज द एरर, किस सेगमेंट में एरर है। तो शायद आपको आंसर पता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, जहां लिखा हुआ है इन सो अ लो वॉइस, इसी में एरर है। इन सो अ लो वॉइस, इन सो अ लो वॉइस, ये आपको पता है। आपको ये पता है कि सर इसे हम 2 तरीके से सही कर सकते हैं। गलत यही है, इन सो लो अ वॉइस, या तो हम इसे ऐसे बना दें या हम इसी को ऐसे बना दें, इन सच अ लो वॉइस। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही हैं। ये दोनों तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं। आपको जो मना है आप यहाँ पर उसे वैसे कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो उसके लिए मैं, अभी तो ये आंसर हो गया, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि आखिर यही दोनों ऑप्शंस क्यों होंगे। सो लगाया तो इस एडजेक्टिव को पहले क्यों यूज़ किया, और जब सच लगाया तो इस एडजेक्टिव को बाद में क्यों यूज कर लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। या फिर क्वेश्चन ये बन गया होगा कि सो के साथ अ को यहां बाद में क्यों लिखे और सच के साथ अ को पहले ही क्यों लिख दिया। क्वेश्चन तो यही है ना। तो आइए अब हम लोग इस पे चलते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। एडवर्ब के भी क्वेश्चंस हैं, कंजंक्शन के भी क्वेश्चंस हैं, डिटर्मिनर के भी क्वेश्चंस हैं, जो कि तीनों के तीनों इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को गायब करूँ, यहाँ से हटाइए। देखिए है क्या कि अगर हमने सो की बात की, सो, तो ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? सो की अगर हमने बात की तो सो होती है एडवर्ब, एडवर्ब है। और अगर मैंने बोला कि सो एडवर्ब है तो एक चीज तो क्लियर है कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है। एडवर्ब के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एडजेक्टिव की या नाउन की? अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो एक बात तो क्लियर है कि एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। और अगर एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है तो इसीलिए सो के साथ हम एडजेक्टिव को पहले लिख देते हैं। और दूसरी बात, आप चाहें तो आगे नाउन लगाएं चाहे न लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सो के साथ नाउन लगाना ही चाहते हैं और अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके साथ अ या एन कोई एक लगाइए। तो आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि सो के साथ आर्टिकल अ को इस एडजेक्टिव के बाद क्यों लिखते हैं। देखिए मैंने इसको इनटू ब्रैकेट लिखा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी। ये नाउन जो है जरूरी नहीं है, सेंटेंसेस हमारे यहां तक भी रहने पे सही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है सच की। आखिर सच के साथ क्या फंक्शन है? देखिए जो काम सो का है बिल्कुल वही काम सच का है, लेकिन सच क्या है? ये एक डिटर्मिनर है। और जब एक डिटर्मिनर है तो एडजेक्टिव की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एक काम करते हैं कि अगर इसके साथ तो हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो नाउन हमने यहाँ लगा दिया। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया तो अ या एन तो यूज़ करना पड़ेगा ना, लगा दिया। इस वजह से हम इसे सच के बाद एडजेक्टिव नहीं लिखते। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ एडजेक्टिव, वेयर इट शुड बी यूज्ड। अगर आपको एडजेक्टिव यूज ही करना है तो वो एडजेक्टिव किसका डिस्क्रिप्शन है? वो तो इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। और अगर वो इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है तो उस एडजेक्टिव को भी कहाँ लगाना पड़ेगा? यहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखिए मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा कि आंसर बता के हट जाऊं।
ये बैच, ये जो प्रैक्टिस बैच मैं चला रहा हूँ आप लोगों का, इसे चलाने का पर्पज़ ये है कि आप क्वेश्चंस तो देखें ही, आप भी कुछ क्वेश्चन शेयर करते रहिए, उन क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। आप क्वेश्चंस भी जानें और क्वेश्चंस के साथ जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनके ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशंस उनको जानें, ताकि अगले क्वेश्चंस गलत ना हो आपसे। तो अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि सच के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर लगाए, सो के साथ भी अगर ये लगाए, तो सो चूंकि एक एडवर्ब है इस वजह से एडजेक्टिव को इसके साथ लिख दिया, जबकि सच एक डिटर्मिनर है इसलिए एडजेक्टिव यहाँ ना लिख करके ये एडजेक्टिव जिसका डिस्क्रिप्शन है उसका उस एडजेक्टिव को उसी के साथ लगाया गया। तो ये बात तो क्लियर, यानी कि जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो हो गया। बट नाउ द पॉइंट इज दैट इफ आई टॉक अबाउट द यूज ऑफ कंजंक्शंस विद सो एंड सच, क्या होगा? आपको ये बात पता होगी कि सो के साथ हम हु, व्हिच का यूज नहीं करते। सो के साथ हम हु और व्हिच का यूज नहीं करते, तो करते क्या हैं? सो और सच के साथ वी यूज दैट एंड एज। हम दैट भी यूज कर सकते हैं, एज भी यूज कर सकते हैं। सो के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं? सो के साथ हम दैट भी यूज कर सकते हैं और एज भी यूज कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि सो और सच के साथ हमने हु और विच क्यों नहीं यूज किया, दैट और एज ही क्यों यूज किया? तो सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको आंसर कर दूं कि ये क्यों नहीं यूज करते हैं, फिर हम इसमें आएंगे कि वो क्यों करते हैं। देखिए है क्या, अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव अ पेन, ये एक एग्जांपल है। आप सबको ये बात पता है कि whenever we talk about a singular countable noun, whenever we see a singular countable noun in any sentence, it must have a determiner. अब वो डिटर्मिनर कुछ भी हो सकता है। अब अ लगाने का मतलब क्या है? अ लगाने का मतलब ये है कि ये नाउन जो है ये इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता है कि विच पेन वी आर टॉकिंग अबाउट। बट अगर पहले पार्ट में हमने लिख दिया ही, सॉरी ये ही की जगह मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हैव है, कुछ भी कर सकते थे आप, हैज़ भी कर सकते थे। आई हैव अ पेन। अब अगर मैंने बोला आई हैव अ पेन, तो अभी तो पेन डेफिनेट है नहीं, लेकिन अगर आगे मुझे इसी सेंटेंस को बढ़ाना हो तो मैं क्या लिखूंगा? द पेन इज कॉस्टली। जो पेन है वो कॉस्टली है। मुद्दा ये आया कि यहाँ पर द क्यों लगाया गया? ये द इसलिए लगाया गया कि ये बात जो है, हम जब पेन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो इस समय ये पेन डेफिनेट है, यानी आर्टिकल द ने किसी भी चीज को डेफिनेट बताया। डेफिनेट बताने का मतलब हो गया कि हम इसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी हो गया उसके ऊपर कि हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब कभी किसी नाउन को हमें स्ट्रेस करना हो, यानी कि प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन को लेके जाना हो किसी नाउन के साथ, तो वहां पे हम डिटर्मिनर यूज करते हैं आर्टिकल द, जिसे आप आर्टिकल करते हैं। एक्चुअल में दे आर द पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स, वो डिटर्मिनर्स के ही पार्ट्स हैं। अब बात ये आई कि जब हमें स्ट्रेस देना हो, इस पे इसे इम्फेसाइज करना हो, तो नाउन के साथ हमने द लगाया। वैसे ही व्हेनेवर वी यूज सो और सच इन अ सेंटेंस, तो इन्हें हम सेंटेंस में, देखिए एक बात मैं पहले बता दूं, चाहे आपने यहाँ पे सो लिखा हो, चाहे आपने सच लिखा हो, ये दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस इनके पैटर्न डिफरेंट हैं। यानी कि दोनों के दोनों हम केवल तभी यूज करेंगे जब हमें बात करनी होगी प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन की। प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन की मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तभी हम सो और सच का यूज करेंगे। तो एक बात तो क्लियर। तो जैसे यहां पे हमने पेन के बारे में बात किया, लेकिन हियर द पेन इज अ नाउन। अगर हमने नाउन के बारे में बात किया तब तो हमने इसके साथ डिटर्मिनर लगाया, बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ सो एंड सच। और जब हमें कभी किसी इसके आगे किसी इंफॉर्मेशन को, एक स्टेटमेंट को लगाना हो, एक
स्टेटमेंट को लगाना हो तब तो वहाँ हम डिटर्मिनर यूज़ कर नहीं सकते। स्टेटमेंट को लगाने के लिए, स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए दो स्टेटमेंट को। तो हमें जो कंजंक्शन लगाना है वो कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन होना चाहिए जो प्रीवियसली मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सके, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है तो हम तो उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। और जब हमने उस पर स्ट्रेस दिया तो वो वाला काम हु और विच नहीं करते, इस वजह से इन्हें नहीं लगाते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन तो मिल ही गया होगा कि हु और विच का यूज आखिर क्यों नहीं करते। अब बात ये आई, चलिए हमने मान लिया वी कैन यूज दैट एंड वी कैन यूज एज। देखिए एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट इसे देख रहा हो जो कि नकल मार के पास हुआ हो। अब अगर वो नकल मार के हाई स्कूल पास हुआ है, होता है ना गांव वगैरह में ज़्यादातर, नॉट ओनली इन गांव, इन सिटीज़ ऑल्सो। अभी गांव बोलूंगा तो इसका मुद्दा अलग बना देंगे, गांव को ऐसे बोल रहे हैं। गांव चाहे शहर हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखने को मिलते हैं जिनमें के लोग नकल मार के पास होते हैं। तो अगर आप में से उनमें से कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो नकल मार के पास हुआ है, तो उसके खोपड़ी में तो ये बात एक बार में जाने वाली नहीं, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप सारे के सारे हाई स्कूल पास हैं। अब उल्टा सीधा बोलने से बढ़िया है कि इसको 4 बार देखिए, इसको पढ़िए, समझ में आएगा। अगर आपने एसएससी या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने का सपना देखा है और जिसमें इंग्लिश आती है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोनों लोगों के लिए। अब एकदम इजी क्वेश्चन में डाल दूंगा तो जो स्मार्ट लोग हैं फिर उनका क्या होगा, और फिर मैं क्या सीखूंगा, एकदम सारे इजी बस आंसर ही बता दिया। तो इसलिए लॉजिक समझिए। अब बात ये आती है कि अगर दैट और एज दोनों यूज कर सकते हैं तो क्या इन दोनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं? मतलब हम जहां चाहें सो और सच के साथ दैट लगा लें और जहां चाहें सो और सच के साथ एज लगा लें? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यानी कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि ये बात तो क्लियर है कि हम दैट भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है किस समय हम दैट लगाएंगे और किस समय हम एज लगाएंगे। मुद्दा तो ये है ना। तो आइए जरा इस पे भी डिटेल में चर्चा किया जाए, ठीक, कि सो के साथ कब दैट लगाना है और सो के साथ कब एज लगाना है, या सच के साथ कब दैट लगाना है और सच के साथ कब एज लगाना है। तो आइए इस बात को भी समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पे सो लिख दिया और दूसरा सच लिख दिया। अब ये दोनों चीजें लिख दी, दिख रहा है ना जी। अब इसके साथ हमें दैट भी लगाना है और एज भी लगाना है। अब क्वेश्चन ये है कि किसे लगाएं। देखें दैट, अगर दैट की आप बात करते हैं तो इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही है ये। अब मुद्दा ये है कि जब दैट को हम सो और सच के साथ यूज करते हैं तो उस समय इसके फंक्शन में थोड़ी चेंजेस आते हैं, और वो ये होता है कि सो और सच के साथ जो दैट हमने यूज किया है, दैट इज ओनली अ कंजंक्शन। ये जो दैट होता है ये सिर्फ कंजंक्शन का काम करता है। देखा, मैंने बोला था ना, एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। आप ये सोचते हैं कि हमने रूल याद कर लिया, काम हो गया, अच्छा काम किया है। रूल आपको याद रहेगा तभी तो करेंगे। ये सारी बातें मुझे याद हैं कि ये चीज़ें होती हैं। अब कहाँ कहाँ इनके फंक्शन चेंज हो रहे हैं, बस मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी समझिए कि सेंटेंस के मीनिंग चेंज होने पे, कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने पे हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। समझ में आई बात? एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, लैंग्वेज इंसानों के लिए है, इंसान लैंग्वेज के लिए नहीं है कि भाषा को ही एकदम करने के लिए एकदम इंसान पागल हो जाए। अपने ज़रूरत के हिसाब से हमें इसे समझना है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो सिर्फ एक कंजंक्शन है, यानी जब सो और सच के साथ हमें एक दूसरा स्टेटमेंट अगर जोड़ना हो और उस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी दिया हो तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एज की बात करते हैं सो और सच के साथ, तो ये कंजंक्शन का भी काम करता है और यही प्रोनाउन का भी काम करता है, प्रोनाउन का काम। अब इन बातों को देख करके एक चीज तो क्लियर होती है, एंड व्हाट इज दैट? दैट्स वेरी सिंपल। व्हेनेवर वी नीड अ वर्ड, जब भी हमें एक शब्द की जरूरत हो जो कि सेंटेंस में कंजंक्शन का भी काम करे और प्रोनाउन का भी काम करे, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? एज यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। आइए इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं ताकि आप समझ सकें कि, और ये एग्जांपल जब आपके पेपर में आए या ये क्वेश्चन इन पे बेस्ट पेपर में आए तो आप उसे कर सकें। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ,
देखिए वो एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा यू आर सो क्लेवर अ मैन डैश you can do anything। एक एग्जाम्पल ये है आपके सामने। एक एग्जाम्पल में, अच्छा आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि वहां पे दैट लगाना है कि एज लगाना है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं, यू आर सो clever a man dash can do anything। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, आपको बताना है यू आर, अच्छा ये जो मैंने सो लिखा है, सो क्लेवर अ मैन, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर सच, सच और सो दोनों की मीनिंग सेम ही है, सच अ क्लेवर मैन, ये दोनों सही हैं। यू आर सच अ क्लेवर मैन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों के साथ कर सकते हैं आप। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, देखिए क्या ये, यू आर नॉट सो good a singer dash people talk about। अब ये तीन एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अब आपको लगाना है, पहले मैं समझा देता हूं, ये एज या दैट में से कोई एक। मैंने ये बताया कि अभी दो क्लॉजेस को जोड़ना है तो एक कंजंक्शन चाहिए ही। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आगे वाले क्लॉज को अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और ये इसका एक वर्ब है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे हमें किस वर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस वाले वर्ब का भी सब्जेक्ट है और उस वाले वर्ब का भी सब्जेक्ट है। किस वर्ड की रिक्वायरमेंट है? एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक कंजंक्शन हो, या एक ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन का भी काम करे और प्रोनाउन का भी काम करे। क्योंकि अगर प्रोनाउन का काम करेगा तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो कैसे पहचानेंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तब तो आप लगा दीजिए क्या, सिर्फ कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि कंजंक्शन का भी काम करे, भाई दो स्टेटमेंट है तो एक कंजंक्शन तो चाहिए ही, और कंजंक्शन के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी हो और एक उसका मतलब या फिर एक सब्जेक्ट हो या फिर एक ऑब्जेक्ट हो, दोनों का काम करे, तो उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा एज। तो इस एग्जाम्पल में तो हमें सिर्फ कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दैट। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नाउ यू कैन सी हियर, ये यू जो है सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है। यहाँ पे कैन डू वर्ब तो है बट इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। यानी सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए, और अगर एक सब्जेक्ट चाहिए तो वो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, पहली चीज़। यानी कि अब हमें नाउन तो लगाना नहीं, यू ही है, तो वही प्रोनाउन ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो चाहिए वो एक प्रोनाउन होनी चाहिए। एक बात तो क्लियर। दूसरी बात कि ये जो लिखा हुआ है यू आर सो क्लेवर अ मैन, अब ये बात तो कि एक स्टेटमेंट ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लगाएंगे वो सब्जेक्ट और ये वाला पार्ट मिल करके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज होगा। और अगर ये एक क्लॉज हो जाएगा तो यानी कि हमें एक ऐसा वर्ड भी चाहिए, मतलब कि जो कंजंक्शन का काम करे। तो या तो आप एक कंजंक्शन लगाएं और एक सब्जेक्ट अलग से लगाएं, या इन दोनों को एक ऐसा वर्ड ढूंढ ले जो दोनों का काम करे। तो वो वाला वर्ड कौन सा है, वो है एज। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एज। यानी कि आपको सो और सच के साथ दैट और एज का ये एक्सप्लेनेशन अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। यू आर नॉट सो गुड अ सिंगर। अब देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, यहां भी चूज करना है, ये वर्ब है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, टॉक अबाउट क्या है, वर्ब है। क्या चाहिए वहां पे, आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए।
क्या होना चाहिए वहां पे एज होना चाहिए या फिर दैट होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने तो यहां पे दैट लगाया होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहां पर एज लगाया होगा, और आप लोगों में से कुछ लोगों की खोपड़ी काम नहीं कर रही होगी, कह नहीं सकते वाले ऑप्शन में है वो। तो चलिए ठीक है, जो कह नहीं सकते हैं पहली बार ही देख रहे होंगे, तो इस आदत को डाल लीजिए। ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं लॉजिक के साथ। तो नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और एकाएक कैसे समझ में आ जाएगा भाई? सीधी सी एक बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत आप करें, थोड़ी मेहनत मैं करूं, और तभी तो बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखें क्या दिक्कत आ रही है ना समझ में आने की वजह से, तभी तो मैं उसे आगे और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब चूंकि ये एक प्रैक्टिस बैच है, तो प्रैक्टिस बैच में तो ऐसी ही चीजें चलेंगी। ये रहा दैट और ये रहा एज, यही रहा। तो ये जो है दैट और एज, अब जिन्होंने ये किया, जो कह नहीं सकते, खत्म खोपड़ी जिनकी, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जिन्होंने ये चूज किया, मैं जरा उनका रीजन बता देता हूं। जिन्होंने दैट चूज किया होगा वो यही सोच के यूज किए होंगे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि इस वाले का सब्जेक्ट मौजूद है और इसका वर्ब भी है, और आगे भी क्या है, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो खोपड़ी यूज कर लेंगे कि जब इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखे, उधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखे, तुरंत आंख बंद करके दैट मार देंगे। इतने देर में अपना एक अलग रूल बना लिया। मेरे दोस्तों, थोड़ी खोपड़ी यूज कर लिया करिए कि अगर ये इतना आसान होता कि इधर सब्जेक्ट दिख जाए, इधर वर्ब दिख जाए, वहां सब्जेक्ट दिख जाए, वहां वर्ब दिख जाए, तो बीच में दैट लगा दीजिए, तो ये तो मैं भी बता सकता था, इतना कहानी समझाने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे मत याद करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने एज लगाया होगा, हो सकता है आप में से कई लोगों ने उसे गेस किया हो कि चलो मार लेते हैं, हो सकता है किसी को पढ़ने में अच्छा लग रहा हो सकता है किसी ने वास्तव में उसी लॉजिक को अप्लाई किया हो जो मैंने बताया। जैसे कि एक ऐसा वर्ड जो कि हमें यहाँ पे कंजंक्शन का भी काम करने में हेल्प कर दे, और प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो हो। अब आप सोचेंगे कि सर सब्जेक्ट और वर्ब वहाँ दिया हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ कंजंक्शन ही चाहिए। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि याद मत करिए, रटिए नहीं, समझिए। पीपल टॉक अबाउट, देखिए ये जो अबाउट है ये एक प्रेपोजिशन है। हम सबको पता है व्हेनेवर वी यूज अ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस, so it must have an object. An object will either be a noun or a pronoun. तो अगर आपने इस preposition को इस sentence में use किया है, it means it must have an object. वो object है क्या? वो ऑब्जेक्ट तो यही ना है कि यू आर नॉट अ गुड सिंगर, यू आर नॉट सो गुड ए सिंगर एज, मतलब सिंगर जैसा कि लोग बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट यहीं लगेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन? तो हमने प्रोनाउन देख लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट बनेगा, फिर ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा, तो इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, एक कंजंक्शन भी चाहिए, यानी यहाँ पे हमें कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों चाहिए। तो वो वर्ड क्या है, वो है एज। तो उम्मीद अब करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबी हो रही है क्या? चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। अभी तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वो भी बच्चे बैठे हुए हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए भी रखा गया है ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनका टाइम बर्बाद जा रहा है ऐसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। और कुछ ऐसे ही बच्चे बैठे हुए हैं जिनको देखते ही आंसर मार देना है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन वही हैं। तो आइए, आपके सेवा में वो भी है, पढ़ाने के लिए बताइए क्या क्या करना पड़ता है। क्वेश्चंस भी ऐसे सेट करना पड़ता है कि चलो एक बढ़िया वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2 आसान वाला कर लेते हैं, ताकि जो देख के आंसर मारने आते हैं उनका भी मन लगा रहे पढ़ने में। ये तो हालात हैं आप लोगों के। ओके, नाउ आई हैव डन इट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो ये रहा, पढ़िए इसे। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। एक दिया हुआ है, डू नॉट मेडल गैप द अफेयर्स ऑफ अदर्स, एंड तीसरा है, दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। किसी के खोपड़ी में ये भी नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं हूं यहाँ पर। देखिए है क्या, एक वर्ब है आपका मेडल। मैंने बार बार इसी बात पे फोकस किया हुआ है कि वर्ड्स के मीनिंग को समझिए, न कि उसके ऐसे रट मारिए कि इसकी मीनिंग होती है। समझने की कोशिश करिए इसका फंक्शन क्या है। इफ आई से इफ यू मेडल इन समथिंग, अगर ये एक स्टेटमेंट है, इफ यू मेडल इन समथिंग, ये जो मेडल इन है ये एक ही साथ, मेडल के साथ इन ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं।
तो इस वर्ड फ्रेज का मतलब ये निकलता है टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर, है ना, या फिर टू इंटरवीन, टू इंटरवीन, दोनों में जो बोल रहे हैं आप, हस्तक्षेप करना। तो ये तो क्लियर ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। डू नॉट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, ये भी सीपीओ एसआई 2019 का ही एक सेट का क्वेश्चन है। दूसरा ये, दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। अब देखिए इसमें क्या है, प्लेस, ये लिखा है ना, दिस इज प्लेस। अभी जो ये प्लेस लिखा हुआ है ये है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले एक डिटर्मिनर तो होना ही चाहिए। जनरली जो डिटर्मिनर्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं अ एंड द, यही तो यूज करते हैं। अब एन तो यहां आएगा नहीं, या तो अ या तो द में से कोई एक आएगा। मुद्दा ये है व्हेन टू यूज अ एंड व्हेन टू यूज द। अ हम तब यूज करेंगे जब ये प्लेस इंडेफिनिट हो, बट व्हेन इट बिकम्स डेफिनिट वहां पे क्या यूज करेंगे, द। नाउ रीड द क्वेश्चन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। अच्छा, वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न का मतलब हमने उस प्लेस को तो डेफिनेट ही कर दिया। अब अगर इस प्लेस को डेफिनेट कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, द प्लेस, यानी आर्टिकल का द का यूज होना चाहिए वहां पे। देखते हैं क्या है, दिस इज द प्लेस वेयर, कहां पे दिया है, द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अच्छा, द वाला दो में आया है, एक तो है दिस इज द प्लेस ऑप्शन नंबर 2, और दूसरा है दिस बी। तो बी का यूज नहीं होगा, हम मूड नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम पढ़ रहे हैं टेंस है, तो इजी चाहिए वहां पर, तो गलती है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये उनके लिए था जिनको देखते ही आंसर मार देना है, खोपड़ी नहीं यूज करना है, कोई मतलब नहीं उससे, पेपर में आया है तो पढ़ना ही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे देखिए और बताने की कोशिश करिए कि ये गलत है कि सही। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लॉन्ग हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो समझना तो है ही। देखें, ब्लैंक है, द ट्रेन वॉज लेट बाय 6 आवर्स। ट्रेन जो है 6 घंटे से लेट थी। इट मेड अप 3 hours बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। You have been given 4 options, because, in case, in spite of, although. Let us first understand the meaning of them. कौन कौन से preposition, कुछ prepositions है, कुछ conjunctions हैं। एक है because, दूसरा मैं लिख देता हूं although, तीसरा है in case, ये गैप है बीच में अलग अलग, एक ही साथ नहीं है, और लास्ट वन दिया हुआ है in spite of, in spite of, ठीक है, in spite of। हालांकि in spite of और because of पे कुछ क्वेश्चंस एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसको भी इसी के साथ लगा दूंगा, देख लीजिएगा। देखिए बिकॉज क्या बताता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए रीजन, और ऑल्दो क्या बताता है, अपोजिट रीजन, अपोजिट रीजन, ठीक है, यानी कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, कंजंक्शन है। इन केस क्या है, कंजंक्शन है, और इन स्पाइट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। अब समझिए, जैसे कि ऑल्दो जिस सेंस में यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, बिल्कुल वैसे ही वी कैन यूज इन स्पाइट ऑफ टू रेफर टू कॉन्ट्रास्ट, टू रेफर टू कॉन्ट्रास्ट। व्हाट अबाउट इन केस? In case is a conjunction that shows a condition. It shows a condition, लेकिन वो if condition नहीं है। ये जो condition show करता है वो होता है precaution से related। मतलब आपको अगर precaution बताना हो हम वहाँ यूज करते हैं। तो इन चारों के मीनिंग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं समझाता हूँ। रीजन का मतलब क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे जो बिकॉज लिखा है इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, कॉज, कुछ कॉज होगा और उसका एक इफेक्ट होगा। जैसे ये पता भी होगा आपको, इसलिए मैं यहाँ समय ज़्यादा नहीं लूँगा। एक एग्जाम्पल है, बिकॉज आई वॉज इल, कॉमा, क्योंकि मैं बीमार था, रीजन है। अब ये रीजन है तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, आई कैन नॉट हेल्प यू। सॉरी, आई वॉज लिखा है तो आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं बीमार था इस वजह से मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया। देखिए है क्या, लिख देता हूँ मैं ताकि सबको समझ में आए। एग्जाम्पल है, because I was ill, I could not
हेल्प यू, ये रहा। अब बिकॉज हो गया कॉज। अब अगर ये कॉज है तो इसका क्या मतलब है, आई वॉज इल। आई वॉज इल मतलब ये रीजन था, ये कॉज था, और जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। अब देखिए अपोजिट का मतलब क्या निकला कि अगर मैंने यहां ऑल्दो लगा दिया होता, ऑल्दो, तो ऑल्दो के हिंदी में आप क्या बोलते हैं, यद्यपि। अपोजिट रीजन, यद्यपि आई वॉज इल। यद्यपि आई वॉज इल का मतलब क्या हो गया, यद्यपि मैं बीमार था। तो अपोजिट ये रीजन है, लेकिन इसका इफेक्ट अगर होता तो जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका अपोजिट आएगा। रीजन अपोजिट है तो रिजल्ट जो उसका आएगा, इफेक्ट जो उसका आएगा वो भी अपोजिट ही होगा। यानी कि मैं बीमार था फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू। यद्यपि मैं बीमार था फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की, तो ये रहा डिफरेंस। यानी कि जब आप ऑल्दो यूज करेंगे तो उस समय आपको ध्यान ये देना है कि ये दोनों जो भी स्टेटमेंट आप यूज करेंगे ये दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे जो भी रीजन है उसका इफेक्ट उल्टा आएगा, मतलब उसका अपोजिट है कि ये था, जनरली यहाँ पे बीमार है और आपको ये बताना हो कॉज एंड इफेक्ट, तो आप बिकॉज यूज करिए। अपोजिट इफेक्ट बताना हो या फिर अपोजिट रीजन बताना हो तो आप यूज करेंगे ऑल्दो। देखें अब ये जो ऑल्दो आपने लिखा है, मैंने बताया कि ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ दोनों की मीनिंग सेम है। जब दोनों की मीनिंग सेम है तो एक बात तो क्लियर हो जा रही है ना कि हम इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इन, एक मिनट थोड़ा साफ लिखूं, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूं लिखने की। इन स्पाइट ऑफ, अब लेकिन इन स्पाइट ऑफ है क्या, ये एक प्रेपोजिशन है, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब तो हमने क्या लिखा है, ये आई वॉज है ना, ये आई वॉज, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन हटाना पड़ेगा, तब इसे ऐसे बना सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। अब ये बन गया आपका, यानी कि जब आपने प्रेपोजिशन यूज किया तो बिल्कुल उसी मैसेज को जो आई वॉज इल लिखा है यहां से सब्जेक्ट हटा दीजिए, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें प्रेपोजिशन के साथ, इसी वॉज को बीइंग बना दीजिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आई हेल्प्ड यू, तो ये भी सही रहा। अब बात आती है इन केस की, हालांकि इसी वीडियो में अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद जो एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं वो आएगा, तो उस एग्जाम्पल को पहले मैं आपके सामने यहां लिखता हूं ताकि इन केस भी समझ में आ जाए कि प्रिकॉशन का मतलब क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने और वो एग्जाम्पल है आपका नोट डाउन माई नंबर, नोट डाउन माई नंबर इन केस you need to ring me up। आइए इन केस में समझाता हूँ प्रिकॉशन क्या है, कंडीशन। हम बोलते हैं ना घर से जब आप निकलते हैं, मान लीजिए आप घर गए, आप तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आ रहे हैं, आप तैयारी करने के लिए पटना आ रहे हैं, आप तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तैयारी के लिए, तो घर से मम्मी क्या करती हैं, बोलते हैं बेटा वाटर बॉटल ले लो, कहीं रास्ते में हो सकता है तुम्हें पानी न मिले या रास्ते में तुम्हें प्यास लगे। तो रास्ते में अभी प्यास तो तुम्हें लगा नहीं, हुआ क्या कि आप पहले से ही प्रिकॉशन ले चुके हैं, रेडी हैं, तो वहीं पे हम यूज करते हैं इन केस। यानी इन केस के साथ जो भी कंडीशन हम लिखते हैं वो तो बाद में होने वाली रहती है, प्रिकॉशन पहले ही ले लेते हैं। तो यानी इन केस का यूज हम तब करेंगे जब प्रिकॉशन बताना हो कि भाई मेरा नंबर नोट कर लो, कहीं ऐसा ना हो सकता है कि तुमको आगे जरूरत पड़े कि तुम मुझे कॉल करो, जाओ फंस जाओ, तो नंबर नहीं नोट किया, कैसे बात करो। तो ये रहा इन केस। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इसे समराइज कर दूं, बिकॉज तो समझ में आया क्या, कॉज एंड इफेक्ट, ऑल्दो हो गया अपोजिट रीजन बताने के लिए, यानी कि है इधर कुछ और उसका उल्टा उधर कर रहे हैं आप। इन केस हो गया प्रिकॉशन के लिए और इन स्पाइट ऑफ हो गया आपका कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ जाता हूं। क्वेश्चन तो सामने ही है आपके, अच्छा ये तो हटा ही नहीं था ना, थोड़ी देर हटा दो जरा मैं इसे, हाँ, ताकि आप ये पूरा देख सकें। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आई हेल्प्ड यू, इतना काफी है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पहचानिए। इसमें क्या दिया हुआ है, द ट्रेन वॉज लेट बाई 6 आवर्स, ट्रेन तो लेट थी। आगे क्या दिया हुआ है, फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले इसने तीन घंटे जो है उसने मेडअप कर लिया, मतलब बीच में स्पीड वगैरह बढ़ा ली होगी तो 6 घंटे ना होकर के, इसके बावजूद भी पहुंच गई वो, मतलब कि 3 घंटे मैनेज कर लिया अपना, यानी कि 6 घंटे लेट होने के बावजूद भी लेट से 3 ही घंटे पहुंची। अब यहां पे तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट में अब बात ये आती है कि इन स्पाइट ऑफ लगाया जाए कि ऑल्दो लगाया जाए, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि द ट्रेन वाज लेट बाय 6 आवर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेटमेंट, इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ प्रेपोजिशन देयर, वी नीड टू यूज
what do we need to use? That is a conjunction, so use although. So the correct option is although. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, द प्राइस ऑफ टोमेटोज, चलिए वीडियो अभी चलेगी, ये भी काफी इजी है, तुरंत बताता हूं इसे मैं। द प्राइसेज ऑफ टोमेटोज हैज सॉर्ड मतलब क्या होता है आपका अचानक से किसी चीज का बढ़ना, अप टू ₹65 to 70 पर केजी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए बड़ा ही आसान है, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्राइसेस, ऑफ के पहले प्राइसेस लिखा है तो प्राइसेस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, तो हैज की जगह पे हैव करिए, यानी इसमें एरर किस पार्ट में आप दिखाएंगे, तीसरे में, यानी कि द प्राइसेस ऑफ द टोमेटोज हैव होना चाहिए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6, द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू। आइए जरा मैं इसे समझा दूं आपको, इसको जरा देखिए तो इसमें क्या गड़बड़ है। काफी आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान जितना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसमें भी किसी की खोपड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि वो नकल मार के पास हुआ है। तो वर्ब के जो फॉर्म्स होंगे हाई स्कूल में 9th और 10th, किसी भी हिंदी मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूं जो हिंदी मीडियम से हैं और गांव से हैं। वो ये जनरली आप बोलते हैं ना कि सर हम गांव से हैं तो हम यहाँ से हैं तो हमें नहीं आती, तो सब बकवास की बातें हैं, ये आप मेहनत ही नहीं किए हैं। आप अगर गांव के भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, चाहे जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं आप, जो किताबें वहां गांव में चलती हैं वही किताबें शहर में भी चलती हैं उस बोर्ड में, तो शहर वाला कैसे अच्छा निकल जाता। तो जो मेहनत करता है, और आपके गांव से ही तो काफी लड़के IAS PCS बन के बाहर निकलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर निकलते हैं, ज्यादातर अधिकारी देखेंगे तो गांव के ही रहेंगे, तो वो कैसे निकल गए, वो भी तो वहीं से पढ़े हैं। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो वर्ब के फॉर्म्स याद रखिए। देखिए विड्रॉ एक वर्ब है, किसी भी हाई स्कूल की किताब उठा लीजिए, 9th और 10th की, हिंदी मीडियम स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें करीब 250-300 दिए होंगे या 400, याद कर लीजिए, सब वही सारे बनेंगे। विड्रॉ, विड्रॉ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होगा इसका, विड्रू, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, मतलब वापस ले लेना किसी चीज को, विड्रॉन। यही है ना, हम सबको पता है कि हैव और हैज के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है जहां लिखा हुआ है विड्रू हैज के साथ, वहां पे आप विड्रू हटा करके विड्रॉन कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये काफी आसान से क्वेश्चंस थे, इसलिए इन पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना हमें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन द PMC बैंक फेल्ड मेनी पीपल्स लाइव्स वर रूइनिंग। अब देखिए इसमें है क्या, टाइम स्केल पे थोड़ा सा मैं समझा दूं इसे। ये हमारा टाइम स्केल है, टेंस, ये बनाया टाइम स्केल। अब देखिए टाइम स्केल पर है क्या, अब या तो ऐसा होगा कि आपने यहां पर कोई काम किया और उसी के साथ में कोई दूसरा काम चल रहा हो। जैसे जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तब एक ट्रक ने मुझे धक्का मारा, तो जो ट्रक ने मुझे धक्का मारा ये हो गया सडन एक्शन। सडन, सडन का मतलब हो गया, अगर पास्ट की बात है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले मैं क्वेश्चन हटाऊं जरा, दिखेगा कैसे आपको। दूसरा, अच्छा ये तो सडन हो गया, लेकिन ये जो एक्शन है इसे कहा गया टाइम टेकिंग एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जिसमें समय लगे। तो जिसमें समय लगता है टाइम टेकिंग में, उसे हम किस स्टेट में रखते हैं, उसको हम रखते हैं कॉन्टिन्यूअस वाले स्टेट में। जब कॉन्टिन्यूअस में ये बात पास्ट में है तो इसे भी किस में रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब आपको ये पहचानना है, एक केस तो ये रहा कि सडन एक्टिविटी एंड टाइम टेकिंग एक्टिविटी। दूसरा केस ये है कि हमने पहले, होता है ना कि मैं पहले सुबह उठा और उठने के बाद नहाया, तो ये तो हो गया सिक्वेंशियल इवेंट। सिक्वेंशियल इवेंट का मतलब ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको कुल मिला जुला करके पहचानना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो उस वाले कैटेगरी का है कि इस वाले कैटेगरी का। अगर उस वाले कैटेगरी का है तो रूइनिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सही है, लेकिन इस कैटेगरी का है तब तो उसे पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आई थिंक ये क्वेश्चन यही था। When the PMC बैंक failed, many people's lives, जब बैंक फेल हो गया तो बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो रही थी या बर्बाद हो गई। पहले अच्छा ये वाला है कि ये वाला कंडीशन है कि ये बैंक फेल हुआ तो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी कि बर्बाद हो गई। भाई यही है ना कि पहले बैंक फेल हुआ उसके बाद लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, पैसे वगैरह रखे होंगे लूट के भाग गए सब। तो ये क्या बनना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट, यानी ऑप्शन नंबर 2 वर रूइंड जो है सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे आते हैं।
जरा इनको देखिए तो इनके बारे में क्या बोलेंगे आप। ये देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्रैक्टिस वीडियो 1 में भी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज भी उतने की रिक्वायरमेंट है। आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थर्डली, वो थारोगली नहीं है, थर्डली। देखिए है क्या, मेक, इसका जिक्र मैंने किया था, एक पॉजिटिव वर्ब है और इसका पैटर्न ये कहता है मेक समबडी V1, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये एक पैटर्न है जो कि आपको समझना है। सो मेक समबडी डू का मतलब क्या है, किसी से कोई काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल आई मेक हिम रन, मतलब मैं उसे दौड़ाता हूं। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव स्ट्रक्चर। इट मीन्स आई कॉज हिम टू रन, आई मेक हिम रन। दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट पैसिव स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू यूज इन्फिनिटिव। अगर मैं इसे पैसिव बनाऊं तो दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट, दिखेगा, यहां लिख देते हैं, हाँ यहां से रहेगा। ही वॉज मेड टू रन, काफी इजी एग्जाम्पल है। सीजीएल 2017 प्री के भी पेपर का जो पहला सेट हुआ था उसमें भी ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए पैसिव है, जब हम मेक को पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में पैसिव, तब हम वहां पे इन्फिनिटिव यूज करेंगे। लेकिन जब हम मेक को यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो वहां पे हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। यही दोनों पैटर्न है, तीसरा है नहीं कुछ वर्ब के साथ। तो कौन सा होगा इसमें सही से? तो पहला तो गलत है, क्लीनिंग, आई मेड देम क्लीन, यही पहला ही सही है। तो यानी कि जो सही ऑप्शन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, आई मेड देम क्लीन द रूम थॉरली। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया था कुछ देर पहले। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप, राइट, मतलब की जरूरत होती है, तो क्लियर ही हो गया। तो इसमें क्या गड़बड़ था? इसमें गड़बड़ ये है कि यू सब्जेक्ट है, यू नीड्स, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, एंड इफ इट इज प्लूरल द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल, सो इन प्लेस ऑफ नीड्स यूज नीड। तो ये सही हो गया आपका। कहाँ इसमें एरर दिखाएंगे आप? ऑप्शन नंबर 1, नीड्स को नीड बनाइए। आइए एक लास्ट क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नो सुनर डिड आई बिगिन टू रेन, सॉरी डिड, नो सुनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट्स रैन इनसाइड। अब ये तो बड़ा ही आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि सुनर लिखा हुआ है, तो जब सुनर लिखा हुआ है तो ये तो एक कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर इसके साथ आगे क्या आना चाहिए? देन तो आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। जरा देखिए तो देन कहीं यूज हुआ है? नो सुनर डिड इट बिगिन टू रेन दैट ऑल, देखिए वो कंजंक्शन देन दैट लिखा है, उसी दैट की जगह पे देन कर दीजिए, सही हो जाएगा। देन क्यों आया? क्योंकि सुनर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, तो सही बन गया आपका ये। तो किसमें एरर दिखाएंगे आप? ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लैक में, उसे सुधारना है। तो दैट ऑल द गेस्ट की जगह पे होना चाहिए देन ऑल द गेस्ट्स। तो ये थे क्वेश्चंस आज के वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जो डाउट्स हो या फिर जो आपके कुछ पर्सनल सजेशन हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।